हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मन। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे यूजर्स क्लॉज को कैसे हम कॉम्प के साथ में यूज करते हैं और क्या मीनिंग होता है इसका। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने क्लॉज का देखा था, यूजर्स क्लॉज का, कि कैसे उसको डिस्प्ले के साथ यूज किया जाता है ना। और हमने समझा था कि अगर हमारे को किसी भी डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर करवाना हो मेमोरी में कंप्यूटर के थ्रू, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले का यूज करते हैं। किसके साथ में? यूजर्स क्लॉज के साथ में। तो यूजर्स क्लॉज डिस्प्ले यूज होता है। अब हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे? कॉम्प। कॉम्प का मीनिंग क्या है? तो देखो, कॉम्प का मतलब होता है कॉम्पिटेशनल, है ना। और इसको हम यूज क्यों करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन से बताता हूँ कि देखो, जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिक फील्ड को, है ना, ये न्यूमेरिक डेटा के लिए ही होता है, किसी भी इंटीजर को अगर आपको एक बाइनरी फॉर्म में स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मेमोरी में, है ना। टेक्स्ट वगैरह प्रिंट जो होगा वो नॉर्मली होगा, बट जब मेमोरी की बात होती है, मेमोरी स्पेस जब वो कंज्यूम करता है, तो उस टाइम पे जो डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा? बाइनरी फॉर्म में होगा। अच्छा, इसका यूज क्या होता है? देखो, जब भी आपको कोई कैलकुलेशन, सपोज आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है और उसके लिए आपको फास्टर कैलकुलेशन चाहिए, तो फास्टर कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? बाइनरी डेटा यूज करते हैं। तो बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कॉम्प का यूज करना पड़ता है यूजर्स क्लॉज के साथ में। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि वो कैसे यूज होता है, क्या उसका बेनिफिट है, क्या क्या सिंटेक्स और स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना पड़ेगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोबोल प्रोग्राम में। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए, तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशन हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा टॉपिक को समझना। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में लूँगा और यहाँ से हम पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है वो वॉक थ्रू करेंगे और फिर कोड को स्क्रैच से लिखने वाले हैं। तो एडिट मोड में लिया इसको। यहाँ पे अभी बेसिक में क्या लिखा हुआ है? एक आइडेंटिफिकेशन डिवीजन मेंशन है, जो डिनोट करता है प्रोग्राम के आइडेंटिटी को। ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड होगी वो सभी स्टोर हो जाएगी प्रोग्राम इसके आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है इन्फॉर्मेशन? दो इन्फॉर्मेशन है। एक तो प्रोग्राम आईडी जो डिनोट कर रहा है प्रोग्राम के नेम को, TSCB-PGM से 86, और दूसरा है हमारे पास ऑथर जो डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को। ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? हमारी प्रोग्राम से रिलेटेड हो गई। अगर इसी तरह से आप लोगों के पास और भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी को डिनोट कर रही है, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। बट अभी इस एग्जाम्पल के लिए मुझे यही दो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे दोनों को मेंशन कर दिया, है ना। तो प्रोग्राम आईडी डिनोट कर रहा है प्रोग्राम के नेम को, TSCB-PGM86, और जो ऑथर है वो डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को। उसके बाद में हमारे पास क्या है? उसके बाद में हमारे पास है लेवल कमेंट। ठीक है। कमेंट कैसे बनता है? ऑल तो हम ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं सेशन में, बट हो सकता है आप में से कुछ लोग डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हो, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कमेंट कब यूज़ करते हैं। देखो, जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए डिस्क्रिप्शन डालना हो, या कोई हेडिंग शो करनी हो, कोई टाइटल शो करना हो किसी भी सेट ऑफ लाइंस का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने यूजर्स क्लास, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने कमेंट्स को। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स का यूज़ इसलिए किया है कि मुझे एक टॉपिक का नेम शो करना था एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना के। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए आपको फर्स्ट लाइन से काउंट करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ पोजीशन पे आप एस्ट्रिक रख देते हो। उस एस्ट्रिक के बाद आप जो भी लिखोगे उस पर्टिकुलर लाइन में वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। तो इसके बाद वाले एस्ट्रिक्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट सेवन्थ पोजीशन पे एस्ट्रिक होना चाहिए। उसके बाद तो मुझे बॉक्स बनाना था इसलिए मैंने एस्ट्रिक का यूज़ किया, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते थे। ठीक है। तो ये तीनों लाइन कमेंट बना के हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ लिख दिया यूजर क्लॉज COMP, जो डिनोट करता है कंप्यूटेशनल को। ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद में लास्ट नंबर लाइन पे, लाइन नंबर 9 पे हमने क्या किया हुआ है? एक स्टॉप रन लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही कोड आएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें पहले तो वेरिएबल की नीड होगी। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे डेटा डिवीजन। तो लिखो डेटा डिवीजन। ठीक है। डेटा डिवीजन आ गया हमारे पास। अब इस डेटा डिवीजन के अंदर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको पेज अप करते हैं यहाँ से और कुछ ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा I of 20, और यहाँ पे इस करेक्टर को ऐड करेंगे, और इस करेक्टर को ऐड करने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन।
ठीक है, तो यहाँ आएगा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। ठीक है, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में हम क्या करते हैं, देखो जब भी हमारे को प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल का यूज करना होता है ना, थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो वो सारे वेरिएबल्स हम कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, वो हम डिक्लेयर करते हैं वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यही हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन है। इसके अंदर हम उन सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जिसे हमें एग्जाम इस प्रोग्राम में यूज करना है। ठीक है, पर इस एग्जाम्पल के लिए जस्ट एक ही सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इंटीजर के लिए हम समझना है तो हम एक बनाएंगे प्रोग्राम का वेरिएबल और उसको यूज करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले लेवल नंबर स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे हम लेवल नंबर डालेंगे 01, जो डिनोट कर रहा है डेटा हायरार्की को। फिर हम स्पेस देंगे और वेरिएबल का नेम डालेंगे एज, फिर से स्पेस देंगे, यहाँ लिखेंगे PIC 9 of 2। यहाँ पे 9 क्या डिनोट कर रहा है, 9 डिनोट कर रहा है न्यूमेरिक डिजिट को, न्यूमेरिक डेटा टाइप को, और 2 डिनोट कर रहा है उसकी लेंथ को। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इस वेरिएबल से हम यहाँ पे एक एज नेम से वेरिएबल बना रहे हैं जो 2 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करता है। अब इसी के साथ में हम हमारे यूजर्स क्लॉज का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूजर्स COMP। तो ये COMP अब क्या करेगा, देखो जैसे ही हमने इस पर ये स्पेसिफाई कर दिया तो इसको ये इंडिकेशन मिल गया कि इस वेरिएबल का जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। नॉर्मली क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट भी वो डिस्प्ले ही होता है ना, डिस्प्ले का हमने देखा था लास्ट सेशन में। और अगर आपने स्पेसिफाई करा इस तरह से तो उसका मीनिंग है कि अब वहाँ पे कॉम्प अगर स्पेसिफाइड है तो इसका मतलब कि वहाँ पे क्या होगा, बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। और इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि फास्टर कैलकुलेशन होती है अगर आपने बाइनरी में न्यूमेरिक को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया डिक्लेयर। अब इसके बाद में हम लिखते हैं प्रोसीजर डिवीजन। तो यहाँ आ जाएगा प्रोसीजर डिवीजन। अब इस प्रोसीजर डिवीजन में हमने देखा कि यहाँ पे अभी हमने वैल्यू क्लॉज का यूज़ नहीं किया है ना, क्योंकि वैल्यू क्लॉज ही नॉर्मली हम यूज़ करते थे हर एग्जांपल में, बट इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मैं आपको यूजर्स COMP अलग से स्पेसिफाई करके शो करने वाला था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अदरवाइज आप कर भी सकते हो साथ में उसके, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, मूव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रोसीजर डिवीजन, इधर लिखेंगे मूव, जो भी एज आपको मूव करनी है, फॉर एग्जांपल 21, किस में मूव करनी है, 2, और वेरिएबल का नेम आ जाएगा एज। तो अब हमने क्या कर दिया, हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं हार्ड कोडेड वैल्यू 21 को किस में, एज वेरिएबल में। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो देखो ये डेटा एक रीडेबल फॉर्मेट में ही लगेगा आपको, क्योंकि हमने नॉर्मल जो डेटा डाला है प्रिंट भी आपको वही होने वाला है। बट जो बैकएंड पे जो मेमोरी में हो रहा है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे ये डेटा कन्वर्ट होता है पहले बाइनरी में और फिर उस बाइनरी डेटा को स्टोर किया जाता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब भी उस डेटा की नीड होती है तो वो फास्टर वे में आपको डेटा प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब वो स्टोर्ड किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया मूव 21 टू एज। अब हम इसको डिस्प्ले करवा के देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद में आ जाएगा आपका, फॉर एग्जांपल इस तरह से लिख देते हैं यूज एज, और यहाँ पे एज को अपेंड कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद में क्या होगा, जैसे ये लाइन प्रोसेस होगी तो एज में जो भी डेटा आपका स्टोर्ड है वो वहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि एज इक्वल्स टू 22, 21, 22 जो भी आपने की इन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे से देखो एक्स्ट्रा कुछ लाइन्स है ब्लैंक, तो इसको रिमूव करेंगे। यहाँ से मैं डालता हूँ DD, ये डबल DD यूज़ किया जाता है ब्लॉक को डिलीट करने के लिए, है ना, तो यहाँ से मैंने किया इसको डिलीट। अब हमारे पास एक सिंपल सा कोड है जो सिर्फ 28 लाइंस का है, जिसमें से 3 लाइन तो कमेंट ही है ना। बट ओवरऑल हमने इस प्रोग्राम से क्या सीखा, इससे हमने देखा कि कैसे हम न्यूमेरिक वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो जो डेटा लेके आएगा वो कहाँ से लेके आएगा, जो डेटा स्टोर करेगा वो कैसे करेगा, बाइनरी फॉर्मेट में करेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं करेगा। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट यह होगा कि अब जो डेटा है वो मेमोरी में न्यूमेरिक डिजिट में, बाइनरी डिजिट में स्टोर्ड है, तो वो और भी फास्टर वे में एक्सेस कर सकेंगे हम जब भी प्रोग्राम को चाहिए होगा। तो यहाँ से करते हैं इसको फाइल कंपाइल कॉल। तो जैसे मैंने कॉल किया तो एज क्या अपेंड हो गई 21, और यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो फॉर्मेट अभी भी ह्यूमन रीडेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम सिर्फ डिस्प्ले कमांड यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो डेटा बैकएंड पे जो मेमोरी में स्टोर है वो स्टोर किस फॉर्म में, वो है हमारे बाइनरी फॉर्म के अंदर, है ना। और बाइनरी फॉर्म में बस बेनिफिट यही होता है कि जो डेटा है वो आपका फास्ट, और भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, बट अभी जो इस
एग्जाम्पल के साथ समझने का है वो यही है कि अगर आपको फास्टर वे में उसको एक्सेस करना है तो आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।